अध्यक्ष महोदय, संघ के माननीय सदस्यगण, प्रस्ताव पक्ष के हमारे सम्मानित अतिथिगण, मंच देने के लिए धन्यवाद। मैं आज यहाँ हूँ उस गंभीर बरसी के एक दिन बाद जो हर मुंबईकर को सताती है, इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिए कि भारत की पाकिस्तान के प्रति नीति सुरक्षा नीति के रूप में छिपा लोकल लुभावनवाद है। माइक के लिए क्षमा चाहता हूँ। साफ शब्दों में मैं आपको बताने आया हूं कि यह दावा न केवल गलत है, बल्कि मेरे देश की वास्तविकता को पूरी तरह से गलत समझना है। और मैं यह सिर्फ ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदस्य के तौर पर नहीं, बल्कि एक मुंबईकर के रूप में, ऐसे व्यक्ति के रूप में कह रहा हूं जिसने भारत पाकिस्तान गाथा के परिणामों को अपने घर और दिल में भोगा है। कल 26 नवंबर था, जो मेरे शहर में एक सामान्य तारीख नहीं है। यह उस दिन की याद दिलाता है जब 2008 में 10 आतंकवादियों ने मेरे गृहनगर के मशहूर ठिकानों पर हमला कर 3 दिनों तक खून बहाया। उन निशानों में से एक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस था, जहां से मेरी मौसी रोज शाम गुजरती थी। संयोग से या किस्मत से उस रात उन्होंने घर जाने के लिए दूसरी ट्रेन ली और उन 166 लोगों की नियति से बाल बाल बच गईं जो नहीं बच पाए। एक और निशाना ताजमहल पैलेस होटल था, जहां मेरे सबसे अच्छे दोस्त के पिता नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में मेजर, जलते हुए नरक में उतरने वाले पहले कमांडो में से एक थे। तब मैं एक स्कूली छात्र था, टीवी से चिपका हुआ था जब मेरा शहर जल रहा था। मुझे याद है से फोन पर माँ की आवाज में डर, पिता के कसे जबड़े का तनाव। 3 रातों तक मुंबई नहीं सोई और न ही मैं। बचपन में ही मैंने बहुत जल्दी सीख लिया कि सुरक्षा कोई अमूर्त नीतिगत मुद्दा नहीं है। यह जीवन और मृत्यु का फर्क है, किसी प्रियजन के फोन कॉल और हमेशा की खामोशी का फर्क। मैं यह बात माहौल बिगाड़ने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि इस बहस को हकीकत से जोड़ने के लिए। मेरे लिए यह सिर्फ एक बौद्धिक अभ्यास नहीं, बल्कि यह बेहद निजी है। मेरे बचपन के घर से 200 मीटर दूर रेलवे स्टेशन पर 1933 के सिलसिलेवार धमाकों में 250 से ज्यादा लोग मारे गए थे। मैं इन त्रासदियों की छाया में पला बड़ा। मेरे माता पिता, जो आज रात इस सदन में अपने बेटे को उत्सुकता से सुन रहे हैं, उन्होंने मुझे उन काले दिनों की कहानियों और इस मंत्र के साथ पाला कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। तो जब कोई कहता है कि पाकिस्तान के प्रति भारत का कड़ा रुख सिर्फ लोकल लुभावनवाद है, सुरक्षा नीति नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि मुझे चिढ़ क्यों होती है। ये ऐसा है जैसे कोई आपसे कहे कि आपके दरवाजों के ताले सिर्फ दिखावे के लिए हैं, इसलिए नहीं कि पड़ोस में चोरियां होती हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उस विचार पर गहराई से उतरें, मैं पहले उन 3 सज्जनों को संबोधित करना चाहूंगा जो मेरे सामने खड़े हैं। अगर कभी कोई जबरदस्त प्रस्ताव बेंच रहा हो तो ये वही है। वे कहते हैं कि इस सदन को एक अच्छा शो पसंद है। मेरे विरोधियों ने कास्टिंग में निश्चित रूप से कमाल कर दिया है। सबसे पहले यूनियन अध्यक्ष श्री मूसा हरज प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। मूसा सिर्फ अध्यक्ष ही नहीं, जन्म से पाकिस्तानी और मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं। और उनके चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर मैंने महीनों उनके साथ काम किया है, जिससे आज रात थोड़ी अजीब है क्योंकि मुझे उन्हें अच्छा दिखाना है। पर कल रात मैं उनके लिए भाषण लिख रही थी। मूसा, तुम्हारा कार्यकाल दिलचस्प रहा है ना? कुछ हफ्ते पहले वो सूचना के लिए। जी हाँ। तो आप सदन में मानते हैं कि यह किसी भारतीय ने लिखा था? जवाब देना। मैं मानता हूं कि कभी कभी पाकिस्तानी की नाकामी भारतीय ही सुधारता है। अब मूसा, दिलचस्प दौर रहा है ना? कुछ ही हफ्ते पहले मूसा ऑक्सफोर्ड यूनियन में एक ऐतिहासिक अविश्वास प्रस्ताव से बच निकले। जो नहीं जानते, ऑक्सफोर्ड यूनियन के अध्यक्षों को कभी कभी राष्ट्राध्यक्षों से भी ज्यादा विद्रोह झेलने पड़ते हैं। यह प्रस्ताव विफल रहा और मूसा भारी बहुमत से बिना किसी नुकसान के बच निकले, जिससे वह शायद इतिहास के एकमात्र पाकिस्तानी मूल के नेता बन गए जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया और अगली सुबह भी सत्ता में बने रहे। मैं दोस्त को छेड़ता हूं बेशक, पर एक गंभीर बात है। मूसा की जीत पारदर्शी, खुली और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की जीत थी। ऑक्सफोर्ड यूनियन की खासियत। काश रावलपिंडी के कुछ लोग भी ऐसा ही कह पाते। और देखो, तुम्हारे साथ कौन है? पूर्व राष्ट्रपति का शानदार भूत।
हमारे साथ हैं माइकल मास टर्म 2022 के अध्यक्ष अहमद नवाज। अहमद, आप दृढ़ता के धनी व्यक्ति हैं। आपने एपीएस हमले की भयावहता को झेला है। इसके लिए मेरा जीवन भर का असीम सम्मान है। लेकिन आप इस सदन की आंतरिक राजनीति से भी बमुश्किल ही सही बच पाए। आप इतिहास के एकमात्र पाकिस्तानी अध्यक्ष होने का अनूठा गौरव रखते हैं, जिन्हें तख्ता पलट से नहीं बल्कि स्वतः इस्तीफे से हटाया गया। एक्सेस कमेटी की बैठकें छूटने पर स्वतः इस्तीफा। अब सरकारी रिकॉर्ड कहता है कि आप व्यस्त थे। हम सबने इंस्टाग्राम पर आपको बैड बेबी संग शॉट्स लेते देखा। अब क्या ऑक्सफोर्ड यूनियन के अध्यक्ष को बाहर पकड़ा जाना चाहिए? इसके बाद हमारे पास हैं इसरार खान, प्लेनरी टर्म 2050 के अध्यक्ष। इसरार, ये मेरे लिए एक खास पल है। मेरे पहले कार्यकाल में आप एमएच चीफ ऑफ स्टाफ थे। आप सिंहासन के पीछे थे। आपने उसे गिरते देखा, गंदी राजनीति से लड़े और एक सच्चे योद्धा की तरह खुद राष्ट्रपति बन गए। अब मैं चीफ हूं। मैंने तुम्हारी चाल देखी है और सीख ली है। तुमने मुझे सिखाया कि ऑक्सफोर्ड यूनियन में जैसे इस्लामाबाद में अराजकता गड्ढा नहीं सीढ़ी है। तो जब मैं तुम्हें वहां भारत के ब्रिटिश संस्थागत अस्तित्ववाद में महारत हासिल करने के खिलाफ बहस करते देखता हूं, तो मुझे नहीं पता कि तुम्हारा खंडन करूं या तुमसे सिफारिश पत्र मांगूं। ऑन ऑक्सफोर्ड यूनियन बहस की भावना से हम सब परिचित हो चुके हैं। थोड़ी तीखी, थोड़ी चुटीली। तो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। प्रस्ताव कहता है कि पाकिस्तान के प्रति भारत की नीति सुरक्षा के नाम पर लोकल उभावनवाद है। यानी भारत अपनी पाकिस्तान रणनीति को केवल वाहवाही बटोरने के लिए बनाता है, न कि अपनी वास्तविक सुरक्षा के लिए। विपक्ष के पहले वक्ता के रूप में मैं इसे पूरी तरह खारिज करता हूं। मैं आपको कदम दर कदम दिखाऊंगा कि भारत की नीति मुख्य रूप से वैध सुरक्षा चिंताओं से प्रेरित है, न कि सस्ते लोकल उभावनवाद से। और ऐसा करते हुए मुझे अपने दोस्तों को भी आईना दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी राष्ट्र ने लोकप्रियता के नाम पर राजनीति करने वाले नेताओं से कष्ट झेला है, तो वह भारत नहीं, पाकिस्तान है। इस प्रस्ताव का तर्क लुभावना है। यह कहता है कि भारतीय राज्य खतरे गढ़ता है, हम काल्पनिक दुश्मन बनाते हैं और वोट के लिए सीमा का इस्तेमाल करते हैं। उनका तर्क है कि जब भारत पलटवार करता है तो हम अपने नागरिकों की रक्षा नहीं करते, बल्कि उनके लिए प्रदर्शन करते हैं। इस बहस को जीतने के लिए मुझे बयानबाजी की जरूरत नहीं, मुझे बस एक कैलेंडर चाहिए। यदि यह प्रस्ताव सच है, यदि भारतीय सुरक्षा नीति केवल लोकल उभावनवाद है, तो संकटों को चुनावों से मेल खाना चाहिए। जब मतदान शुरू हो तब बम फटना चाहिए। आइए डेटा देखें और आगमनात्मक बने। मैं मुंबई के बीचों बीच पला बड़ा। मेरा घर उस जगह से ज्यादा दूर नहीं था जहां मार्च 1933 में आरडीएक्स विस्फोटकों ने प्लाजा सिनेमा को तबाह कर दिया था। यह 12 धमाकों की एक समन्वित श्रृंखला का हिस्सा था, जिसने मेरे शहर को युद्ध क्षेत्र में बदल दिया। 255 लोग मारे गए। मैं तब पैदा नहीं हुआ था, पर इसके छोड़े गहरे घाव के साथ पला बढ़ा। अब खुद से पूछो, क्या मार्च 1973 में चुनाव थे? नहीं, वह चुनाव 3 साल दूर था। क्या सरकार लोकल उभावन चाल चल रही थी? नहीं, सरकार कमजोर थी, अर्थव्यवस्था खुल रही थी और हम स्थिरता के लिए बेताब थे। आतंकवाद वोट के लिए नहीं, बल्कि दाऊद और आईएसआई द्वारा भारत की वित्तीय रीढ़ तोड़ने के लिए आया। यह लोकल उभावनवाद नहीं, युद्ध था। मुझे एक बार फिर अपनी बुआ साफ साफ याद आती है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से गुजरते हुए वह रात 27 बजे रेलवे स्टेशन से निकली और आतंकवादी 9:10 बजे अंदर घुसे। मेरी बुआ के आज रात घर से देखने और दक्षिण मुंबई में स्मारक पत्थर पर उनका नाम खुदे होने में सिर्फ 3 मिनट का फर्क है। 2 करोड़ की आबादी वाले शहर को 10 लोगों ने बंधक बना लिया था। अब नीतिगत प्रतिक्रिया देखिए। प्रस्ताव कहता है कि भारत लोकल उभावन है। 26/11 के बाद लोकल उभावन सरकार क्या करती? जनता का गुस्सा विस्फोटक था। मुझे याद है, हमें खून चाहिए था। मुदारके के शिविरों पर वायुसेना हमला करे, कोई लोक लुभावन नेता जेट उड़ाकर चुनाव जीत जाता। लेकिन कांग्रेस सरकार ने रणनीतिक संयम चुना। उन्होंने कूटनीति चुनी, उन्होंने डोजियर भेजे, उन्होंने विश्व समुदाय से अपील की, उन्होंने आपसे अपील की। क्या यह काम आया? क्या गैर लोकप्रिय नीति से शांति मिली? नहीं, इसने हमें पठानकोट, उरी, पुलवामा दिया। हमने एक कड़ा सबक सीखा। राष्ट्रपति महोदय, बेशर्म राज्य को शर्मिंदा नहीं किया जा सकता। अब वर्तमान की ओर बढ़ते हैं। 6 महीने पहले के दावे के अनुसार मई की झड़पें चुनावी थीं। तारीखें जांचें, भारतीय आम चुनाव खत्म हो चुके थे। सरकार स्थिर थी। क्षमा करें, सरकार स्थिर थी। 22 अप्रैल को लश्कर-ए तैयबा के एक सस्ते नए रूप रेजिस्टेंस फ्रंट के आतंकवादियों ने पहलगाम में पर्यटकों पर हमला किया
उन्होंने 26 लोगों को बाहर घसीटा और उनके धर्म के लिए मार डाला। उन्होंने यह नहीं पूछा कि उन्होंने किसे वोट दिया था, उन्होंने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। भारत का जवाब ऑपरेशन सिंधु 7 मई को लॉन्च किया गया। नाम पर गौर करें, सिंधु, हिंदू सुहागन का सिंदूर। यह ऑपरेशन थंडर या ऑपरेशन क्रोध नहीं था, बल्कि उस नरसंहार से बनी विधवाओं के नाम पर था। यह 9 लॉन्च पैडों का सर्जिकल खात्मा था। हमने लाहौर में रडार सिस्टम को निष्क्रिय किया, अपराधियों को दंडित किया, और फिर क्या? हम रुक गए। हमने हमला नहीं किया, कब्जा नहीं किया, दिल्ली में परेड नहीं की। हमने निवारक फिर से स्थापित किया और हमने निवारक फिर से स्थापित किया और काम पर वापस चले गए। यह किस्ता लोक लुभावन नहीं है, यह किस्म पेशेवरता है। यह कुस्तर्क लोकप्रिय को लोक लुभावन समझता है। हां, राष्ट्रपति जी, अपने नागरिकों को बचाना लोकप्रिय है, स्वच्छ जल देना लोकप्रिय है, रेलवे सुरक्षा लोकप्रिय है। यह कोई चाल नहीं। लोक लुभावनवाद जटिल समस्याओं के आसान हल का वादा है। सुरक्षा का काम है कि दादर में कोई बच्चा बिना उड़ाए सिनेमा जा सके। यह एक मुश्किल, महंगा और खतरनाक काम है। लेकिन अगर आप सुरक्षा के नाम पर असली लोक लुभावनवाद देखना चाहते हैं तो बस रेड क्लिफ रेखा के उस पार देखिए। जब भारत ने ऑपरेशन सिंधु शुरू किया तो पाकिस्तान ने कैसे प्रतिक्रिया दी? क्या उसने अपनी सुरक्षा खामियां ठीक की? नहीं। और ऑपरेशन बनियान अलमाजू शुरू हुआ। कुरान में वर्णित ठोस दीवार सामरिक नहीं, धार्मिक लामबंदी हेतु बनाई गई थी। उसने उधमपुर में हमारे ठिकानों पर मिसाइलें दागी, उन्हें मार गिराया, 11 ठिकानों पर हमला करवाया और ज्यादा से ज्यादा एक सामरिक गतिरोध हासिल किया। और फिर इन सब के बाद आप क्या करते हैं? आप एक म्यूजिक वीडियो रिलीज करते हैं। आपकी सेना की पीआर विंग आईएसपीआर ने धड़कन पे एक ही नाम, पाकिस्तान एंथम रिलीज किया। मिस्टर राष्ट्रपति भारत युद्ध में पायलटों को डिब्रीफ करता है, पाकिस्तान में वे झूठी वाहवाही करते हैं। आपने 16 मई को विजय रैलियां की, राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया। क्यों? क्योंकि आप जनता को रोटी नहीं दे सकते तो सर्कस देते हैं। आप आटे का दाम तय नहीं कर सकते तो भारतीय खतरे पर ध्यान देते हैं। आपको दुश्मन चाहिए। भारतीय राक्षस के बिना आपके लोग पूछ सकते हैं कि जनरल पापा जॉन की फ्रेंचाइजी क्यों रखते हैं जबकि देश कर्ज चुकाने में चूक रहा है। यही लोक लुभावनवाद है कि युद्ध के भय से सार्वजनिक गरीबी को निजी शक्ति में बदलने की कला है। इस प्रस्ताव पर वोट करके आप पेलगाम की विधवाओं को बता रहे हैं कि उनका दुख सरकार के लिए सिर्फ एक दिखावा है। आप मेरे वहीं बैठे माता पिता को बता रहे हैं कि त्यानदर में खिड़कियां हिलने पर उन्हें जो डर लगा या 2008 में चाची का फोन न उठाने पर जो घबराहट हुई वह सिर्फ एक बहाना था। ओनेक्सफोर्ड यूनियन में सुरक्षा नीति का विश्लेषण करना आसान है। हमारी दीवारें मोटी हैं, हमारी खिड़कियां अच्छी तरह से बंद हैं, दुनिया सुरक्षित महसूस होती है। हम आराम से बैठकर विचारों पर बहस कर सकते हैं, लेकिन बाहर असली दुनिया में खतरा मंडरा रहा है। भारत ने भेड़िए को खिलाना बंद करने का फैसला किया है, उसे डोजियर भेजना बंद कर दिया है, हमने उसे गोली मारने का फैसला किया है। यह जनप्रियता नहीं है, यह उस राष्ट्र की जैविक आवश्यकता है जो मरना नहीं चाहता। हम युद्ध नहीं चाहते, ना हम बोरिंग पड़ोसी बनना चाहते हैं। हम प्याज और बिजली का व्यापार करना चाहते हैं। हम आपकी क्रिकेट टीम के साथ खेलना चाहते हैं, बिना इस चिंता के कि विरोधी टीम बल्ले या C4 ला रही है। लेकिन जब तक खुद का बचाव करने वाला राज्य आतंकवाद को विदेश नीति के हथियार के रूप में इस्तेमाल करना बंद नहीं करता, हम अपनी तैयारी रखेंगे, अपने रडार चालू रखेंगे और अपनी चौकसी बनाए रखेंगे। यदि यह जनप्रियता है तो मैं जनप्रिय हूं, यदि यह मुखौटा है तो मैं इसे पहनूंगा, क्योंकि विकल्प उदारवाद नहीं है, विकल्प 26/11 का दोहराव है। आज रात देश के पक्ष में मैं शायद आक्रामक रहा, पर उम्मीद है निष्पक्ष और तथ्यपरक भी रहा। मैं पाकिस्तान से नफरत नहीं करता। मैं सच में एक सुरक्षित, स्थिर, समृद्ध और हमारे साथ शांतिपूर्ण पाकिस्तान देखना चाहता हूं। मैं उस दिन का सपना देखता हूं जब मुंबई से लाहौर ट्रेन से जाकर नवा मंडी में कबाब खा सकूं, या जब भारत पाक क्रिकेट कप्तान अपने बच्चों के स्कूलों पर मजाक कर सकें क्योंकि राजनीति बेमानी हो जाए। मैं दिल से आदर्शवादी हूं, पर दुर्भाग्य से परिस्थितियों ने मुझे यथार्थवादी बनाया है। पर उस दिन के लिए हमें पहले सच्चाई का सामना करना होगा, और सच ये है, भारत की पाक नीति को छिपा लोकल उभावनवाद कहना एक खतरनाक भटकाव है। इसका मतलब है कि हम सब बस नाटक कर रहे हैं कि कोई खतरा नहीं है, पर खतरा है। इस खतरे को पहचानना मतलब ये नहीं कि हम इसके डर में जीते रहें। इसका मतलब है कि बड़ी बाढ़ बनाने के लिए बड़ी ताकत चाहिए। शायद निकट भविष्य में मुंबई और लाहौर, क्वेटा या पेशावर से युवा वाद विवादक यहां युद्ध और नीतियों पर नहीं, बल्कि बेहतर संगीत या बिरयानी पर बहस करने के लिए खड़े होंगे।
जाहिर है दोनों का जवाब भारत है। मजाक छोड़ो, मुझे इसी पर बहस करनी है। हम अभी वहां नहीं पहुंचे हैं। वहां पहुंचने के लिए हमें पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि नीति वास्तविकता और सुरक्षा में निहित हो, न कि प्रचार के कोहरे में खो जाए। भारत सुरक्षा को वह गंभीरता देकर अपना काम कर रहा है जिसकी वह हकदार है। लोकप्रियतावाद को हम टीवी स्टूडियो के लिए छोड़ देते हैं। देवियों और सज्जनों, कृपया प्रस्ताव का विरोध करें। धन्यवाद।